अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी एक नई वीडियो के साथ, जो है आपके क्लास 10 मैट्रिक चैप्टर 17 की रिव्यू एक्सरसाइज। हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास दिया है विच वन इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन सा है जो इन नीचे जो आपको चार ऑप्शन दिए उनका सबसेट बन सकता है। नेचुरल नंबर किन का सबसेट बन सकता है। तो अगर पहला नंबर अगर हम देखें तो z इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज दिखी जाती हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो इसका सबसेट नहीं बन सकता। सेकंड आपकी बात दिया हुआ है क्यों रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर भी नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन भी आता है और डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं। सी आपके पास है इवन नंबर। इवन नंबर जो है, इवन नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है और हमारे पास नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इवन नंबर का भी सबसेट नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास जी प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर का सबसेट बन सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 3 5 7 यानी कि वो नंबर होते हैं तो जैसे अपने टेबल में आते हैं या डिविजिबल बाय इटसेल्फ होते हैं, तो इसलिए प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट बन सकता है। तो हमारे पास 1 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि प्राइम नंबर। तो यानी फर्स्ट का आंसर हमारे पास जो है वो डी है, यानी प्राइम नंबर। सेकंड दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ जेड एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इनका कहना है कि भाई किसका हम स्क्वायर लें जिसका आंसर हमारे पास 25 आ जाए, और वो जो नंबर्स हैं वो आपके पास इंटीग्रल होने चाहिए, यानी कि वो नंबर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, तो सेकंड का आंसर हमारे पास बी होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव 5 हमारे पास बी में मौजूद है। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि दो सेट्स है ए एंड बी, इफ ओ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ओ बी, देन अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे। ए सबसेट ऑफ बी, बी इक्वल्स टू ए। तो ए ये जो साइन होता है ना, इस तरह का ये जो साइन आ रहा है मत की तरह जो साइन बनता है वो होता है ए इक्वल्स टू बी। ए और बी बराबर है और ए सबसेट ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये कह रहे हैं अगर ए बराबर है बी का इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू को इन टर्म में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास सी है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट एन नेचुरल नंबर एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, एक्स लेस देन 1 हो और वो नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर हो, यानी कि 1 नेचुरल नंबर 1 हो और 1 लेस देन 1 हो नेचुरल और नेचुरल नंबर हो, तो उसका कौन सा सेट बनेगा। सिंगलटन जिसमें एक एलिमेंट हो, इन्फिनिट जिसकी कोई लिमिट ना हो, एम्प्टी सेट जो कि नहीं हो। देखो पहली बात उन्होंने हमसे की कि भाई नेचुरल नंबर, हम सबको पता है कि भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता, तो जब 1 से छोटा कोई नंबर होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट बनेगा, यानी कि ये हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 देन ए डेल्टा बी। कह रहे हैं कि भाई ए अगर 1 2 3 4 है और बी 2 4 6 है, तो ए डेल्टा बी का आंसर क्या होगा। हम सबको पता है कि जैसे कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है माइनस को, माइनस यानी ए और बी में जो भी कॉमन हो वो कट जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 है और यहाँ 2 4 है, यानी 2 4 से 2 4 कट गया, तो मेरे पास आंसर बचेगा 1 3 और 6। डेल्टा में दोनों ब्रैकेट के आंसर्स को लिखा जाता है, तो भाई 1 3 और 6 हमारे पास मौजूद है डी में, तो हमारा आंसर 5 का जो है वो डी हो जाएगा। 6 हमारे पास गिवन है विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कौन सा ऑपरेशन है इसमें कम्यूटेटिव नहीं है ये बताना है। कम्यूटेटिव यानी कि हमारे पास जो सेट्स बनेंगे, यानी कि जो सेट्स बनेंगे उसमें दोनों का आंसर सेम होना। कम्यूटेटिव हमने पढ़ा था कि हम उनकी ऑर्डर्स भी उनके आंसर्स के चेंज नहीं कर सकते, जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास यानी ए डेल्टा बी आता है, जिसको दोनों तरीके से सॉल्व करें हम तो उसका आंसर सेम ही रहेगा, यूनियन को भी और इंटरसेक्शन को। लेकिन डिफरेंस एक ऐसा है कि जिसके आंसर्स को हम जब भी सॉल्व करेंगे इसमें दोनों आंसर जो है अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो बी और बी माइनस ए करूँ तो दोनों के आंसर्स आपके पास चेंज ही आएंगे। ये आपके सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन में ऐसा मुमकिन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपके पास सी मौजूद है। उसके बाद दिया हुआ इन्होंने एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट पी यूनियन एलिमेंट क्यू, यानी कि ये जो साइन है आपके पास, यानी कि आप इसे ये कह सकते हैं कि पी बिलोंग कर रहे हैं, पी के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे क्यू को, यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ये सेट बनेगा जिसमें पी और क्यू यानी पी प्राइम नंबर और रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट जो है एक सेट में मौजूद हो, यानी एक सेट में आ जाए। ये एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, और इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे अगर ये साइन आपके पास गिवन है तो यहाँ पे यूनियन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि पी और यू और पी और रैशनल नंबर यानी प्राइम नंबर और रैशनल नंबर एक सेट में आए तो हमें दोनों का यूनियन मालूम करना होगा।
एक्स सच दैट एक्स यूनिवर्सल नॉट यूनिवर्सल डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल के एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं होंगे, यानी कि हमें यूनिवर्सल मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पर वो कौन सा सेट बनेगा, वो आपका बी का बनेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी सॉरी आपके पास सी का बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी का यूनिवर्सल मालूम करना है, यानी यूनिवर्सल के एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में मौजूद नहीं होंगे। यूनिवर्सल सेट मालूम करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने बोला फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर। वो कह रहे हैं कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, जब आप ए यूनियन बी मालूम करें तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा, और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे तो वो आपका एम्प्टी सेट बनेगा। तो देन ए एंड बी आर, तो ए और बी कौन से सेट होंगे, सेल्स होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, या डी आपके पास नन, कोई भी सेट नहीं होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हमने कहा कि भाई ओवरलैपिंग सेट यानी ए और बी के दोनों एलिमेंट सेम मौजूद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट आ रहा है तो वो नहीं हो सकता। इक्वल सेट्स यानी कि हमारे पास दोनों सेट ए और बी बराबर होने चाहिए, तो वो ए और बी बराबर होंगे तो वो जो है वो आपका, तो वो भी हमारे पास इंटरसेक्शन में आपके पास आना चाहिए। तो यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर ए आएगा। सेल्स को जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो दो सेट जिसका आप यूनियन मालूम करो तो वापस से वो यूनिवर्सल सेट बन जाए, लेकिन जब आप उसका इंटरसेक्शन मालूम करो तो उसका आंसर एम्प्टी सेट है, तो वो आपके सेल्स कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 10 पे आपको दिया हुआ है उन्होंने ए कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट को 3 दफ़ा कहा है और उन्होंने कहा अगर आप उसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए या बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई आपके पास ए पे कॉम्प्लीमेंट, फिर होल कॉम्प्लीमेंट और फिर होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 3 कॉम्प्लीमेंट के साथ आपके साथ है। तो अगर मैं यूनिवर्सल की वैल्यू आपके पास सपोज कर दूं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, और ए की वैल्यू मैंने आपसे कहा भाई 1 2 3 4 ये वैल्यू है। तो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट जब मैं मालूम करूंगी तो यानी कि यू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यू माइनस ए करूंगी तो यू में से ए की वैल्यू मैंने माइनस की तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास जो आंसर बचा वो 6 7 8 9 10 बचा, यानी कि मेरा यूनिवर्सल ही बचा। ए की वैल्यू तो सारी कट हो गई मेरे पास। अब यूनिवर्सल को मैं यूनिवर्सल से माइनस करूं, यानी कि यूनिवर्सल है ना ये, ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो फिर अब इसका जो आंसर आएगा मुझे उसका यूनिवर्सल मालूम करना है, यानी इस आंसर को फिर मुझे यूनिवर्सल से माइनस करना है। अब मैं जब यूनिवर्सल से माइनस करूं, यानी कि मेरे पास ये आंसर बच रहा था 6 5 6 7 8 9 और 10, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अगेन मैं इस कॉम्प्लीमेंट के आंसर को यूनिवर्सल से माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 1 2 3 4, फिर अगेन मैं इसको माइनस करूंगी यूनिवर्सल सेट के साथ, तो फिर मेरे पास बचेगा 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 बचा। मैंने यूनिवर्सल से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया तो मेरे पास बचा भाई 1 2 3 4, ये मेरा आंसर आ गया यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो मेरा आंसर है अगेन मुझे इसे यूनिवर्सल से माइनस करना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब मैं इसे माइनस करूंगी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि मैं घुमा फिरा के कैसे भी इसे सॉल्व करूं तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट ही मेरा आंसर आएगा, यानी कि जो मेरे पास है वो सेट है मेरा बी, यानी कि 10 का आंसर जो है वो आपके पास बी आएगा। अच्छा जी, 11 आपके पास इन्होंने गिवन किया है इफ ए सबसेट एंड बी देन ए यूनियन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट जो है बी में मौजूद हैं तो देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है और मैं ए और बी को यूनियन करूँ तो मेरे पास वापस से ए सेट ही आ जाएगा, यानी कि 11 का आंसर मेरा ए आ जाएगा। इन वेन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। हमने पढ़ा था भाई वेन डायग्राम किसको मतलब कौन सी शेप से रिप्रेजेंट की जाती है, तो हमें पता है भाई वो रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद इफ x6 इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू देन x प्लस वाई। ठीक है, तो x और y को आप प्लस करें तो वो क्या होगा। ठीक है,
तो वही हम यहाँ पे इक्वलिटी मेथड जो हमने यूज़ किया था उसी को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया x कॉमा 6 इक्वल्स टू 2 कॉमा y 6। इक्वलिटी मेथड यानी कि इक्वेशन बना लेंगे, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, यानी x बराबर है 2 के और 6 बराबर है y माइनस 6 के। तो x को मुझे पता है भाई 2 है, माइनस 6 है, यहाँ आकर प्लस 6 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 12। और अब x प्लस y करना है, यानी x 2 है y 12 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 14। तो ये यानी कि मेरे पास 8 का आंसर आएगा वो D आएगा। उसके बाद दिया हुआ है इफ़ ए ओ मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू 100 एंड बी इक्वल्स टू 5 देन ए, यानी कि हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर जो है वो 100 आ जाए। तो ऑब्वियसली सी बात है 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि 5 10 50 होता है, 5 11 75 हो जाता है, तो 5 80 था हमारे पास 100 हो जाता है। जो देखिए, अब फंक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव इफ रेंज डैश कोडोमेन, यानी कि वो कौन सा फंक्शन जो हमारा सब्जेक्टिव होगा जिसमें रेंज और कोडोमेन क्या होंगी, रेंज और कोडोमेन बराबर होंगी, यानी कि रेंज जो है कोडोमेन जो है रेंज के सारे एलिमेंट के साथ लिंक करेगा, तो वो हमारा सब्जेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद फंक्शन इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज, अच्छा इनटू फंक्शन क्या होगा जिसमें कोडोमेन के एलिमेंट जो है वो प्रॉपर, यानी ये प्रॉपर सबसेट का साइन है कि रेंज जो है प्रॉपर सबसेट होगी कोडोमेन की, तो इसका आंसर हमारे पास 16 का बी हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास ए और बी के दो एलिमेंट सेट्स मौजूद हैं, हमें डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ए फंक्शन ए टू बी, कौन जो है ए टू बी से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो 0 1 2 और 3 4, पहला दिया हुआ है 0 3 1 4, दूसरा दिया 0 3 1 4 2 3 2 4, फिर दिया हुआ है 0 3 1 4 2 4 और फिर दिया हुआ है नन ऑफ दीज। हमने कहा था कि ए टू बी अगर फंक्शन कर रहा है तो फंक्शन में क्या होना चाहिए कि आपके रेंज जो है एक यूनिक रेंज आपकी रिपीट नहीं होगी डुब से, आपके पास एक हर बार यूनिक एलिमेंट है, यानी कि 0 जैसे 3 के साथ है, फिर 1 4 के साथ है, 2 4 के साथ है, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज रिपीट नहीं हुई है 0 1 4, लेकिन कोडोमेन रिपीट हो गए। और डी हमारे पास इन्होंने जो दिया हुआ है वो इन्होंने नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास। ठीक है, फंक्शन के लिए हमने बात की थी कि हमने कहा था ए और बी के एलिमेंट्स भी आपके पास सेम होने चाहिए, यानी कि जो है पेयर्स ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि अरेंजमेंट नहीं हो, 3 एलिमेंट यहाँ हो तो 3 एलिमेंट भी वहाँ मौजूद होने चाहिए, तो ही वो फंक्शन मेक कर सकता है। लेकिन हमारे पास ए पे 3 एलिमेंट है तो बी में 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें फंक्शन नहीं बन सकता, तो इसका आंसर आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमेशा बाइजेक्टिव होगा। ऑन टू फंक्शन, 1/1 फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड 1/1 क्रॉसपोंडेंस फंक्शन। हमने पढ़ा था कि भाई इनटू फंक्शन जो होता है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा 1/1 और इनटू ये दोनों फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था 1/1 और ऑन टू फंक्शन जो हैं वो दोनों हमारे जो हैं फंक्शन होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और 1/1 क्रॉसपोंडेंस ये तो होते ही बाइजेक्टिव, और जो ऑलवेज हमेशा बाइजेक्टिव होगा वो होगा हमारा 1/1 क्रॉसपोंडेंस फंक्शन, जिसके एलिमेंट भी सेम होंगे और वो दोनों एक दूसरे से इमेज भी इक्वल बना रहे होंगे, तो वो हमारा 1/1 क्रॉसपोंडेंस बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। उसके बाद है फंक्शन n/r विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, फंक्शन बना रहा है n से r, यानी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर से फंक्शन बना रहा है, और विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल नहीं होगा। कौन सा फंक्शन, भाई नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो सी हमारा इसका आंसर है कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर जो है वो रियल नंबर, सॉरी। सो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ए की बी की वैल्यू और यू यूनिवर्सल की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, डेल्टा बी, माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है ए यूनियन बी। यूनियन में जो है तरतीब देते हैं, यानी कि ए यूनियन बी जब हम मालूम कर रहे हैं तो ए की वैल्यू मेरे पास है 1 2 5, यूनियन बी की वैल्यू है 2 4 और 6, तो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 2 4 5 एंड 6। ए इंटरसेक्शन बी जब मालूम कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन का साइन, यानी कि दोनों सेट्स में जो भी कॉमन है, दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो 2 मौजूद है, तो ये मेरा 2 इंटरसेक्शन बी हो गया। उसके बाद है हमारे पास ए डेल्टा बी, यानी ए और बी को डेल्टा रिप्रेजेंट करता है माइनस को, तो माइनस में हमारे पास जो है
2 कॉमन था, 2 हट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 4 5 6, यानी कि दोनों ब्रैकेट में जो आंसर रिमेन बचेंगे उसे हम लिख देंगे। ए डेल्टा बी के बाद है ए माइनस बी, ए माइनस बी भी। अच्छा, ए माइनस बी में हमारे पास क्या रूल है, यानी माइनस का ये रूल है कि पहले ब्रैकेट का जो आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ वो लिखा जाता है। तो सिर्फ 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास पहले ब्रैकेट का आंसर आ गया 1 और 5, ये मेरे पास आ गया ए माइनस बी। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल माइनस करेगा ए को। यूनिवर्सल की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 और 5, 1 2 और 5 माइनस हो गया तो बचा मेरे पास 2 3 4 एंड 6। इसी तरह मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे हम। बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस बी, 1 2 3 4 5 6, माइनस बी की वैल्यू है आपके पास 2 4 एंड 6, 2 4 6 माइनस, तो मेरे पास आंसर बचेगा 1 3 और 5। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन डेल्टा माइनस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ फॉर द सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 2 को यूज़ करके हमें डे मॉर्गन्स लॉ मालूम करना है और वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द दीज सेट्स। 3 में हमें कम्यूटेटिव करना है, तो पहले हम डे मॉर्गन्स लॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 को यूज़ करना है तो मैंने उसकी वैल्यूज़ को उतार दिया। पहला लॉ लिख दिया यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स के। ठीक है, तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास गिवन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1 2 5 यूनियन 2 4 6, यूनियन में तरतीब दे देते हैं तो 1 2 4 5 6। ठीक है, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल की वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर आया है आपके पास 1 2 4 5 6। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन हो डे मॉर्गन लॉ की तो मेरी चैप्टर 17.3 की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, 1 2 3 जो भी हैं, जिसमें सारे सेट्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है, लॉस को सारे उनको डिफाइन किया गया है। अच्छा, यूनिवर्सल माइनस करा ए यूनियन बी को यानी कि 1 2 4 5 6 माइनस, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ये मेरा लेफ्ट साइड कंप्लीट। उसके बाद मैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपके पास गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों को अलग अलग करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस ए, यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, माइनस का साइन, ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 और 5, माइनस में सेम वैल्यूज कट जाती है, नहीं 1 2 5 कट गया, आपके पास बचा 3 4 और 6। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस बी, यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 माइनस बी की वैल्यू 2 4 6। ठीक है, तो 2 4 6 कट गया, आपके पास बचा 1 3 और 5, तो ये हो गया 1 3 और 5। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का आंसर आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन ले लेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो इंटरसेक्शन का साइन 1 3 और 5, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर दोनों में कॉमन मेरे पास 3 था, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये एक लॉ मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लॉ को स्टार्ट करेंगे। दूसरा लॉ उतार लिया भाई, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे, उसमें हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 5, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 2 4 और 6, दोनों में जो कॉमन है वो मेरे पास 2 है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो u की वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास 2 आया है, कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास 1 3 4 5 6। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम ले लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड जो मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस ए करेंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, माइनस का साइन, ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 1 2 और 5, 1 2 5 कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास 3 4 6। इसी तरह मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है u माइनस बी, यूनिवर्सल की वैल्यू अगेन 1 2 3 4 5 6, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 2 4 6, 2 4 6 कैंसिल करेंगे तो मेरे पास बचा 1 3 और 5। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास 2 4 6, ए की वैल्यू मेरे 1 2 5, दोनों कैंसिल कर दिया तो बचा 1 3 4 6, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 2 4 6 कट गया तो माइनस हो रहा है 1 3 और 5। ठीक है, अब जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का आंसर है 3 4 6, यूनियन इसके आंसर है 1 3 और 5। ठीक है, दोनों के आंसर को तरतीब से लिख देंगे तो आंसर बच रहा है 1 3 4 5 एंड 6। तो हमारा राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास जो है वो कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम करनी है, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों ही सेट गिवन है, ए का है ABD और बी है ADE, तो ये भी करेंगे। ओके, क्वेश्चन 4 में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों मालूम करनी, दोनों मैंने दोनों लिख दिए, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। पहला सवाल ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए और बी का हमें यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन में हम करते हैं तरतीब दे देते हैं ए बी डी और ई। ये ए यूनियन बी हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी यानी कि बी यूनियन ए डी ई यूनियन ए बी डी, दोनों का यूनियन करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा ABDE, ये यूनियन हो गया। सेकेंड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले भाई A इंटरसेक्शन B, यानी कि A की वैल्यू है A B और D इंटरसेक्शन A D और E। इंटरसेक्शन में दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो D है और A और D कॉमन है, A और D। ठीक है, A और D कॉमन है। इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेंगे, वो है B इंटरसेक्शन A, B की वैल्यू है A D E इंटरसेक्शन A B और D। तो आपके पास A और D कॉमन है, तो ये ओवर यूनियन और ओवर इंटरसेक्शन दोनों हो गए प्रूव आपके। यहाँ भी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ भी मेंशन कर दें भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। इफ A इक्वल्स टू AC एंड B इक्वल्स टू BD, देन फाइंड टू रिलेशन, थ्री रिलेशन इन A इंटू B, टू रिलेशन इन A यूनियन B। पहले A के दो रिलेशन बताने हैं, B की दो रिलेशन बताने हैं, फिर A और B को मल्टीप्लाई करके उनके तीन रिलेशन और A यूनियन B के दो रिलेशन मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी मर्जी है, कैसे भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, दो रिलेशन बनाने, पहले हमें ए के, तो ए और बी की वैल्यूज लिख दी। पहले में है टू रिलेशन इन ए, यानी ए ही ए को मल्टीप्लाई करेगा। जब ए को मल्टीप्लाई करेगा तो इसके सेट्स कुछ इस तरह से बनेंगे, ए सी, ठीक है। उसके बाद आपके पास सी ए और ये आपका सी और सी, ठीक है। यानी कि चार रिलेशन आपके पास बन गए ए और ए के। अब आप उन्होंने बोला इसके आपकी कोई भी दो रिलेशन बनाने, तो भाई एक रिलेशन मैंने बना दिया ए का और सेकंड रिलेशन मैंने बना दिया आपको ए और ए सी का, ठीक है। ये दो रिलेशन बन गए। उसके बाद सेकंड उन्होंने आपको बोला है थ्री रिलेशन बनाने आपको बी के, यानी कि थ्री रिलेशंस टू बी इन बी, थ्री रिलेशंस इन बी। तो यानी कि बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की वैल्यू है आपके पास बी और डी मल्टीप्लाई बाय बी और डी। तो इनके रिलेशंस बनेंगे बी बी, बी डी, डी बी और ये डी डी, ठीक है।
इनके 3 रिलेशन बनाने, तो मैंने अगर पहला रिलेशन बना दिया तो चलो एम्प्टी सेट बना देते हैं। रिलेशन 2 में हम ये मैंने बी का एक रिलेशन बना दिया, और रिलेशन 3 में मैंने बी और बी का एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी से आप कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 3 रिलेशन बनाने हैं इन ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें, फिर उनके 3 रिलेशन बनाएं, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए की वैल्यू है ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी, सेम वही चीज़ ही बनेगी जो हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी डी, यानी कि अब हम रिलेशन वही मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ए डी सी बी सी डी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया। अब इन्होंने बोला 3 रिलेशन बना दे इसके, तो भाई रिलेशन 1 हमारा बन रहा है। अगर हम बनाए रिलेशन 1 तो भाई मैंने पहला रिलेशन ही ले लिया ए बी का, फिर रिलेशन 2 मैंने ले लिया आपका सी बी और सी डी का। ठीक है, और रिलेशन 3 मैंने यहाँ पर ले लिया ए डी और सी डी का, सी बी का। ठीक है, ए बी और सी बी का, तो ये मेरे 3 रिलेशन बन गए। चौथे में आपको उन्होंने बोला है भाई 4 रिलेशंस बनाने हैं आपको, लेकिन किसके, इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के आपको 4 रिलेशन बनाने, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी मेरे पास मौजूद है ए और सी यूनियन बी और डी। ठीक है, तो जब मैं दोनों का यूनियन बनाऊंगी तो ए बी सी और डी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इसके आपको कोई भी 4 रिलेशन बनाने हैं। तो पहला रिलेशन जो मैंने बनाया है वो बनाया मैंने यहाँ पर, तो इनके हमें 4 रिलेशन बनाने हैं। तो भाई मैंने पहला इसका रिलेशन बना दिया ए बी, रिलेशन 2 मैंने बना दिया इसका जो है वो ए सी और ए डी, रिलेशन 3 जो है मैंने इसका बना दिया, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 रिलेशन बनाने थे ए यूनियन बी के, तो दोनों रिलेशन बन गए ए बी, और यहाँ पे ए बन गया ए सी और बी डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7 जो आपके पास मौजूद है वो ये है कि 2 सेट्स दिए में 1 to 5 और 6 8 उनके फंक्शन बनाने, हमें फाइंड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो फंक्शन बनाने विच इज ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन, दोनों के फंक्शन बन सकते हैं, दोनों बनाने हमें ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन बनाने हमें ए टू बी के। सही है, तो वो दोनों फंक्शन हम बना लेते हैं ऑन टू और इन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि भाई बी के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो वो ए के साथ रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ए जैसे 1 6 के साथ आ गया, 2 8 के साथ आ गया, 5 6 के साथ आ गया, तो ये जो है ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, पहला फंक्शन 1 हमारा कैसे बन गया भाई कि 1 6 के साथ, 2 8 के साथ, 5 6 के साथ, तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया। 2 में मैं बोला है उन्होंने कि भाई इन टू फंक्शन बनाना है। ठीक है, इन टू फंक्शन क्या होता है भाई हमारा, जैसे कि ए मेरे पास गिवन है आपका 1 2 और 5 और 6 और 8। ठीक है, जब मैं इनटू फंक्शन बनाऊंगी तो इनटू फंक्शन क्या होता है कि भाई जैसे ये मेरे पास ए और बी डोमेन और को डोमेन है, यानी कि बी यानी को डोमेन का कोई एक एलिमेंट जो है वो ए के साथ एसोसिएट नहीं करेगा, यानी कि उसके साथ इमेज नहीं बनाएगा। तो हमारे पास बी में 2 ही एलिमेंट है, यानी कि ए के सारे मेंबर्स जो है बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जो है अपनी इमेज बनाएंगे। तो ये फंक्शन 2 मेरे पास आ गया, तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास 1 6 2 6 और 5 6। तो ध्यान रखिए भाई ऑन टू फंक्शन यानी कि बी का एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ए के साथ एसोसिएट करेंगे, और बी में कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए के साथ एसोसिएट नहीं करेगा, यानी कि ए के साथ लिंक या इमेज नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 17 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और मेरी एक रिक्वेस्ट उन सारे मेंबर्स के लिए जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को एंड तक लाजमी देखा करें। इसमें हमेशा कोई ना कोई की पॉइंट या कुछ ऐसा चीज़ होती है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होती है। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
है।